सो आ जाइए जल्दी से, ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये फैक्ट नंबर हमारा 5। थोड़े लोग आ जाएं तो हम, अगर ऐसे ही बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा तो आप वापस प्लीज़ दोबारा से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग विल हेल्प। जो लोग अभी भी वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये थिंग्स उनको हेल्प करेंगी, आई एम डैम श्योर। तो हमारा मानना ये नहीं है कि जिस जगह काम किया है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करो। मेरा मानना ये है कि अगर ये चेंजेस आते हैं तो लोग मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे बी वो अपना दोबारा से जो सपने हैं मे बी उनको फुलफिल या फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास आता है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 में क्या होता है कि फाइनली को कॉमर्स आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि सीजीओ ने जो ये टास्क रखे थे, पहले उन्होंने ये 5 लाख और फिर 10 लाख वाला टास्क रखे थे, बट फुलफिल नहीं होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि उस दिनों में किसी ने वो वाले बोनस अर्न किए होंगे। अगर किसी ने बोनस अर्न किए हैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेट्स मैं बोलना चाहता हूँ, ताकि कोई तो है जिसने अचीव किया होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके साथ हमारे पास फैक्ट नंबर 5 है कि फाइनली को कॉमर्स जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब अप्रैल के बाद ये हमें पता चलता है कि नो वी आर गोइंग विद द को कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ये को कॉमर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा फिर से कि को कॉमर्स से आने के बाद ना सिर्फ कैलकुलेशन चेंज नहीं हुई, कैलकुलेशन के साथ एक चीज़ और चेंज हो गई। मतलब आज से पहले जब भी कोई शॉपिंग करता था, मतलब अप्रैल 2020 से पहले, 2011 से लेके अप्रैल 2020 तक, अगर कोई भी शॉपिंग करता था, मान लो उसने 8,000 का प्रोडक्ट लेता था, तो वो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता था। मैं इन हाउस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई वेंडर्स प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। इन हाउस ब्रांड्स जितने भी ब्रांड्स थे, तो उसमें से अगर कोई कुछ बाय करता था तो उसका सेम, मतलब जितना उसने शॉपिंग किया वही अमाउंट सब में, मतलब 65% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। बट जैसे ही को कॉमर्स आता है, जैसे ही लोगों का मानना है कि इस अपग्रेडेशंस, मुझे नहीं पता कि लोग देख के भी अनदेखा कैसे कर लेते हैं, आई डोंट नो। अब लोगों का मानना है कि दिस इज़ अपग्रेडेशंस, बट अगर अपग्रेडेशंस की हैं तो वेंडर प्रोडक्ट्स के आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम नहीं है। वेंडर्स प्रोडक्ट्स आने से कंपनी का प्रोफाइल बड़ा हो रहा है। बट वहीं पे जो आपके अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स थे, जो आज से पहले जिनकी वैल्यू सेम रहती थी, जितने की कोई शॉपिंग करता था उसका 60% 65% सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आज आपने उसी की वैल्यू भी 50% कर दी। अब कुछ लोगों का मेरे को रिप्लाई आते थे कि आपने देखा नहीं होगा, हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एपी ज़्यादा होते हैं। मतलब उन्होंने एपी बना दिया और एपी में क्या किया, वैल्यू 50% रह जाती। फॉर एग्जांपल जैसे ये जैकेट आप देख रहे हैं एबीजी की है, अगर ये अप्रैल पहले से हम बाय करते तो अगर ये लमसम 6,000 की है, तो अगर कोई बाय करता तो 6,000 सब में 65% के हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट होता। बट अब क्या हुआ, जैसे ये को कॉमर्स हुआ, इन्होंने अपने ही इन हाउस ब्रांड्स को 50% डाउन कर दिया। सिर्फ यही जैकेट नहीं, आप ये डेनिम देख रहे हो, इस डेनिम में भी क्या किया है, अगर वो 3,000 का है तो उसका एपी 3,000 है। हम सबको पता है कि 2 एपी का वैल्यू 1 रुपये है, तो कहने का मतलब 3,000 से बना 1,500 रुपये। जहाँ पहले 3,000 पे ही डिवाइड होता था, आज वो 3,000 पे ना रह के वो 1,500 रुपये हो गए। अरे ऐसी कौन सी अपग्रेडेशंस हैं, लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी अपग्रेडेशंस को? क्या दिमाग में आता है ऐसी अपग्रेडेशंस को लेके, जिसमें कंपनी तो अपग्रेड कर रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो अपग्रेड कर रही है क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे वेंडर्स को साथ में जोड़ लिया है। बट तुम्हारा क्या अपग्रेडेशंस हुआ? तुम्हारा तो यहाँ से ये दिख रहा है कि तुम्हारा कमीशन पहले से अपने इन हाउस ब्रांड्स पे डाउन हो गया। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। जहाँ मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने एक पोस्ट डाली, लोगों ने बहुत कमेंट किए उस पर, मतलब उसके बाद ही मेरे को लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए। ये बहुत रियल फैक्ट है। जब आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो, किसी डायरेक्ट सेलिंग्स के साथ,
आप चाहे उस कंपनी में कितना ही फ्रंट फेस रह के बिजनेस करते हो, कितने ही अच्छे तरीके से आपने बिजनेस किया हो, कितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन हो, बट आप जब वहाँ से बिजनेस से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर निकल जाते हो, तो लोगों के पास सिर्फ एक लास्ट हथियार बचता है, दैट इज टी डाउन। तो लोग सिर्फ आपका टी डाउन करते हैं, उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो लोग टी डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा था, वैसा था, ये था। मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि अगर जो गलत होता है डर उसको होता है। जैसे आज लाइव आना था तो बहुत डिस्टर्ब किया गया, बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुई मेरे साथ लिटरली। जिन लोगों के साथ मेरा बहुत प्यार है, तो उन लोगों ने भी ये चीज़ें करी, मेरे को रोकने की कोशिश करी कि ऐसे करने से क्या हो जाएगा। तो मैं किसी को यहाँ टी डाउन फील करवाने नहीं आया, मैं फैक्ट्स पे बात करने आया। मैंने अपनी स्टोरीज़ में यही डाला था कि इट्स फैक्ट। मैं एक बार फिर से ये बता रहा हूँ आपको कि अपने इन हाउस ब्रांड्स का भी जो है वैल्यू कम कर दिया गया। अभी मैंने ये वाली पोस्ट डाली थी जिसमें लेके लोगों ने बहुत हंगामा किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको तो यही दिख रहा है, और भी ब्रांड्स हैं, और भी है, उसमें देखो। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब मैं कितना सही हूँ मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप लोग आज के टाइम में ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। कुछ मेरे अपने हैं जो हमेशा मेरे को पोस्टें को थ्रू ये रिप्लाई देते हैं कि आप मेरे से पूछो, मेरा प्रोस्पेक्टिव उनसे ज़्यादा क्लियर है, मेरा विज़न ज़्यादा क्लियर है। जो पर्सन 2 साल से इस बिज़नेस में नहीं है तो उसको नहीं पता है, और मेरी नॉलेज उससे ज़्यादा है। तो मैं आई एक्सेप्टेड, आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी। मैं कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि संतोष एक है। तो कहने का मतलब है कि हर किसी का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, बट यहाँ मैं फैक्ट पे बात करने आया हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करूँगा, यहाँ फैक्ट पे बात होगी। तो यहाँ हमने देखा कि यही फ़ोन अमेजोन पे है, यही फ़ोन हमारा असॉर्ट भी लेके आता है। सेम फ़ोन है, सेम फीचर है, बनाने वाली कंपनी भी सेम है। यहाँ पे जो आईफोन था वो था लगभग 1,05,000 का मान के चलते हैं, जिस पे टोटल एपी थे 3,572 रुपीज़, जिनका हम दो एपी के साथ डिवाइड करते तो रुपीज़ बनते हैं 1786 रुपीज़, 1,786 रुपये बनते हैं। अगर यही कोई फ़ोन हमारा एस बाय करता है तो ही विल गेट 47% कैशबैक। मतलब उसको जो एपी वैल्यू है उसको 47% उसको वापस मिलेगा। तो एग्जैक्टली उसको मिलेगा 840 रुपये। अगर वही बिजनेस उसके किसी इन्फ्लुएंसर के नीचे होता है, तो वो खुद एस है और उसका कोई इन्फ्लुएंसर है, वो बिजनेस करता है, उसके वो खुद बाय करता है या उसकी टीम बाय करती है, तो उसको 7.5% आएगा। मतलब उसको लगभग जो एस को पैसे रुपीज़ आते हैं, इनकम आएगी एज ए इनकम, वो आएगी 134 रुपये। उसके बाद अगर वही बिजनेस आप एस हो, आपके डाउन में भी कोई एस है, जहाँ तो वो पर्सनल परचेज करता है, जहाँ वो टीम से परचेज करवाता है, तो वहाँ से आपको उस बिजनेस से आता है 3%, क्योंकि वो अभी फर्स्ट जनरेशन है। तो जो अपलाइन एस है उसको जो रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 54 रुपीज़। और बट इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको ये सारे पैसे लेने हैं, अगर आपको ये कमीशंस लेनी है, तो मेक श्योर आपको रीपरचेज करना होगा वर्थ 2,400 रुपीज़ का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोगों को पता होगा कि आपको ये सारी कमीशंस लेने के लिए आपको रीपरचेज करना ही पड़ता है। तो मतलब तुम आईफोन की, मुझे यहाँ कुछ बनी नहीं, जमीन सी नहीं बात कि इस तरीके से क्यों। और कितने सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से मुझे इसका रिप्लाई दे रहे थे कि जीएसटी लगती है। मतलब फ्लिपकार्ट बिना जीएसटी के बेच रहा है, कहते कि फ्लिपकार्ट की अपनी डील है, इनकी अपनी डील है। तो यार हमारी डील हर बार महंगी क्यों है? महंगी सस्ती की बात ही नहीं कर रहा मैं। मेरा कहने का मतलब बेतुके आंसर्स नहीं, फैक्ट की बात कि ये ऐसे कमीशंस आएगी। अब हम बात असॉर्ट आया था, तो असॉर्ट आने से कंपनी ने एक न्यू एरा किया है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने एक न्यू चीज़ को किया है जो आज तक नहीं थी, दैट इज़ को कमर्स आज से पहले नहीं हो रहा था, तो इन्होंने को कमर्स को किया है। जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अब लोग जो है, इनका मानना ये है कि जिस तरीके से अमेज़ोन पे लोग शॉपिंग करते हैं, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट पे करते हैं, मिंत्रा, स्नैपडील, जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं, वैसे ही लोग जो है एंगेज्ड होंगे हमारे साथ, तो वो रेगुलर कस्टमर्स बनेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन वेंडर्स के प्रोडक्ट्स पे
कमीशन देने वाली ये पहली कंपनी नहीं है, जहाँ ये पहली साइट नहीं है। आज से पहले अमेज़ॉन वो भी अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, वहाँ से आप लिख के सर्च कीजिए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं वहाँ से भी। तो वहाँ जो होता है वो उनका अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग कमीशंस होता है। तो मैक्सिमम 10% होता है, और ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे है। बट वहाँ पे अगर मान लो आपने जिसको शेयर किया था उसने आगे शेयर करता है तो ऊपर वाले को पैसे नहीं आते, मतलब जनरेशन प्रॉफिट्स नहीं है। बट वहीं पे अगर हम बात करें एसॉर्ट की, तो एसॉर्ट ने इसमें एक नई चीज़ डाल दी, बाकी तो सेम है बट एक नई चीज़ डाल दी कि अगर कोई वहाँ से नीचे शॉपिंग करेगा तो उसको जो ऊपर वाला है उसको प्रॉफिट्स आएंगे, मतलब सेम वेंडर्स के प्रोडक्ट से। बट ऐसे नहीं होगा जैसे कर रहे हो कि वही आपने अपने जो वेंडर्स के प्रोडक्ट हैं उनके रेट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखोगे कि जब आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बाय करने के लिए आते हो तो 3600 तरह के ऑफर्स चलते हैं, लोग वो भी तो सिलेक्ट करते हैं ना। आप सिर्फ ये मत देखो कि हम तो कमीशन दे रहे हैं, लोग कमीशन से पहले ये देखते हैं कि मुझे एक्चुअल प्राइस कितने का लेना है, मुझे मैं कितना पे कर सकता हूँ, मेरी पॉकेट कितना इस टाइम पे अलाउ कर रही है, और उस टाइम पे वो सर्च करता है, कंपैरिजन करता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजनिंग हो जाएगा हमारे पार्टनर्स के लिए। उनको लगता है कि नहीं हमारे लोग कर लेते हैं, हमारे लोग बोले हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखा के सेल तो करवा लेंगे। बट दिस इज़ नॉट गुड थिंग एट ऑल कि वही प्रोडक्ट जो कहीं और सस्ता मिल सकता है यहाँ महंगा नहीं। फिर अगेन वही बात है कि ऐसा नहीं होता है। अगर एफिलिएटिव मार्केटिंग, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस बिज़नेस में, वो बहुत अच्छी अच्छी वो बनाते हैं, पोस्टें बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो वो भी कुछ ऐसे प्रमोट करते हैं, तो वो हमेशा ऐसे डालते हैं डायरेक्ट सेलिंग गिव्स यू अ चांस टू फुलफिल योर ड्रीम विदाउट वर्किंग 9 to 5। बट वो शायद से अभी भी उनको लगता है कि वो सारे डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, बट ये डायरेक्ट सेल्स नहीं है। तो आप लोगों को डायरेक्ट सेल्स ना कह के को कमर्स के लिए बोलो तो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो ये एक और पोस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ऑफर एवरीवन एंड सेम अपॉर्चुनिटी, सबके लिए एक सेम अपॉर्चुनिटी करती है, देती है, चाहे वो उसकी एज कुछ भी हो, सेक्स कुछ भी हो, क्या है रिलीजन उसका, कुछ के लेना देना नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट सेल्स में आता है तो मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट आप तो को कमर्स की बात कर रहे हो ना, फिर आप डायरेक्ट सेल्स में क्यों आ जाते हो बार बार, डायरेक्ट सेल के बारे में क्यों करते हो? बस वही बात है ना कि ह्यूज कम्युनिटी है, उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होनी थी, तो हमने एक नया वर्ड निकाल दिया, दैट इज को कमर्स। बट लिटरली दिस इज़ नॉट, मेरे को नहीं लगता कि ये डायरेक्ट सेल्स हैं। कहीं ना कहीं ये वही चीज़ है जैसे लोग आज कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के वेंडर्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वैसे ही हमारे लोग आजकल वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखता हूँ कि ये क्रीम लगाने से आपका मुँह गोरा होगा, ये हल्दी पाउडर है, ये आपका वो कौन सा पाउडर है। तो ऐसे करने से ये भी सेम ही प्रमोशंस हैं, जैसे वो लोग करते हैं वैसे ही प्रमोशन है। मुझे खैर कोई इसमें ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। तो फिर वही बात आ गई प्रोस्पेक्टिव की, जिन लोगों का ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव क्लियर है, उनका जिनका विज़न ज़्यादा क्लियर है, वो लोग आपको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बट मेरा मानना ये है कि इट्स अबाउट रिलेट टू एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि लोग ऑलरेडी करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ही अर्न कर रहे हैं। अब अगर आप चेक करोगे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाके तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे भी लैक्स में कमाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मुझे बता रहे थे कि वो किसी यूट्यूबर से मिले जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे। तो वो उनको जाके बताते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करो, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। तो उसने प्रोडक्ट्स देखने के बाद बोला यार कम ऑन, अगर तू ये कर रहा है ना तो इससे अच्छा है कि तू कंटेंट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जा और वहाँ पे चेक कर कि कौन से प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा वो है कमीशन है, तो तू उसको प्रमोट करना यार, तू कौन से चक्कर में पड़ा है। तो वो आगे से उसके पास समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या रिप्लाई करे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख जाता है जो लोग बहुत टाइमों से ये कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, उनको पता होता है। तो कहीं ना कहीं ये एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, जिसे हम सेल्स देखते थे, ब्लैक फ्राइडे देखते हैं, गुड वेंसडे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे डेज आते हैं जब लोग ऑफर्स लगाते हैं। तो ये डायरेक्ट सेल्स में ऑफर्स होते हैं, कब होते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद होते हैं, नहीं होते हैं, ये आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इट्स नॉट अबाउट इट्स अ डायरेक्ट सेल्स,
दिस इज़ ए को कॉमर्स जो कि रिलेट करता है एक एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आप आज ऐसे देख रहे हो, आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग जो हैं ये आने वाले टाइम में मार्केटिंग भी करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ऐसे चलेगी। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि को कॉमर्स जो है, एसॉर्ट जो है वो कंपटीटर किसी भी डायरेक्ट सेल्स का नहीं है। सो डायरेक्ट सेल्स को प्रमोट करना बंद करो। ये ई कॉमर्स का, ई कंपनीज का एक कंपटीटर है जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की तरह काम कर रहा है। इट में ग्लोबली ग्रो करेगा, बट वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर नहीं है। वो कैसे नहीं है, आई विल लेट यू नो। सो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ्स हैं हमारे लोगों के कि जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था इन 2011 से लेकर 2014 तक, जब भी कोई पार्टनर्स आता था तो उसके पार्टनर्स जो थे वो अच्छे से बिज़नेस को देखते थे। फिर क्लोजिंग रेशो बहुत अच्छी आती थी, इनकम लोगों को बहुत अच्छी आ रही थी। ऐसे ही करते करते 2015 से 2017 में थोड़ा सा डाउनफॉल था। फिर 2017 से लेकर 2019 में डाउनफॉल्स आए, बट इन 2020 सिर्फ हम कोरोना को हर किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि गलत साबित हुआ, कुछ लोगों के लिए सही साबित हुआ। जो बहुत टाइमों से ये सोच रहे थे कि हम कम्युनिटी को कॉमर्स पे कैसे लेके जाएं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस था कि वो लोगों को कम लोग जो उनके पास बचे थे उन्होंने इजी कन्वर्ट कर लिया। और लोगों का मानना है कि दैट्स कॉल अपग्रेडेशंस। अपग्रेडेशंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कंपनी अपग्रेड करती है। मैं नहीं डिनाई करता हूँ, कंपनी अपग्रेड कर रही है। मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया कि कंपनी, ये लास्ट लाइन मैंने लिखा है कि मे इट विल ग्रो ग्लोबली। ये हो सकता है ये ग्लोबली ग्रो करे, बट वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर नहीं है, ये हमें आज समझना होगा। बाकी अगर हो सकता है जो भी आज टीम आपको समझा रही है, मे बी वो आपको अच्छे से बताती होगी कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से कस्टमर्स अमेज़ॉन के पास है, जैसे उनके पास ट्रैफिक है, वैसे हमारे पास आ जाएंगे तो आपका कमीशन बहुत बड़ा होगा। इट मे बी पॉसिबल, बट वहीं पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये 2020 में तो लिटरली दे गॉट द चांस कि जब उनको उस वाली कम्युनिटी को उन्होंने फाइनली कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले आए। और उनको ऐसा लगता है कि जितने लोग छोड़ के चले गए वो सारे के सारे ही गलत हैं, और हम लोग जितने बचे हैं वो ही सही हैं, और उन्हीं का ही फ्यूचर है। आपने कभी ये सोचा है कि पुराने लोग कितने थे? मैं नहीं कहता कि सभी सही हैं, बहुत सारी गलतियां करता है इंसान। मैं भी एक ऐसा ही हूँ। मेरे को क्या पता मैंने बहुत सारी गलतियां की हो, इसलिए मैं बिज़नेस में कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस को कर रहे थे, बट उनका भी बिज़नेस इतने बड़े लेवल पे नहीं रहा। कॉमर्स में जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी हम देखते हैं तो एक प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए जिसके साथ एक बहुत बड़ा ग्राफ बना। तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट ही इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मेरा सवाल है कि सिर्फ प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं? मेरा मानना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस होता है वो पीपल बेस्ड बिजनेस होता है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस होता है। जहाँ फिर इनको ऐसा लगता है कि जितने लोग अभी हैं दे ऑल आर लाइक एज ए बोनस, कि जितने लोग अभी कर रहे हैं उनको हम एज ए बोनस ले रहे हैं, जब तक वो करेंगे करने दो। उसके बाद तो लिटरली जैसे जैसे 10% लोग बचे हैं तो धीरे धीरे जब वो भी चले जाएंगे एंड फाइनली हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ इस बिज़नेस को ग्रो करेंगे। जहाँ तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि जब ये सारे लोग चले जाएंगे तो हम फिर अपने अकॉर्डिंगली, हमें ऑफर्स नहीं देने पड़ेंगे, टीम्स को डिस्काउंट्स नहीं देने पड़ेंगे, तो हम अपने तरीके से इसको जो है मार्केटिंग को करेंगे। अब एक बात मैं आप सब लोगों को ये एक पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे L&D टीम को लेके। मेरा मानना ये है कि L&D टीम को डिज़ाइन डायरेक्ट सेल्स लोगों के लिए नहीं करा गया। मेरा ये ओपनली चैलेंज है। मैं आज भी कहता हूँ हमारे बिजनेस में इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि जिनको पूरा असॉर्ट कम्युनिटी सुनता है। जो वो हमारे इस बिज़नेस के, हम ये बोल सकते हैं कि विवेक बिंद्रा या फिर वो संदीप माहेश्वरी से कम नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा, मतलब लिटरली मैंने बहुत उनसे सीखा है। वो मेरे बिज़नेस में भी सीनियर हैं और रैंक में भी अभी सीनियर हैं, तो उनसे मैंने लिटरली बहुत सीखा है। अब मैं आपसे चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को लेके कि आप ना L&D टीम को एक साइड रहने दो और उस पार्टनर को मौका दो कि आप लोगों को गाइड करो। मैं सर गारंटी बोलता हूँ आपको, ये जो आपने एरिया वाइज लोगों को रखा है ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
बट पता नहीं आप क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रंट फेस बनने देना चाहते। वो ऐसे हमारे कम्युनिटी में लोग हैं जो लोगों को अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जहां आपकी पूरी L&D टीम नहीं कुछ कर सकती, वहाँ पे वो एक दो पार्टनर जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेस पे जा सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है ना वो आपके L&D टीम के अंदर नहीं है। वो जस्ट एक एक्टर हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो लोगों को सॉर्ट आउट की जगह कॉम्प्लिकेशंस देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारी कम्युनिटी के लोगों को ऐसे ही मौका मिला होता, सर वो अपनी कमीशन से बहुत खुश लोग थे, बहुत अच्छी कमीशन आ रही थी, बहुत खुश थे, उनको मौका मिल जाता ना कहीं कि आपने अब अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग सेंटर्स में जाना है, आपने CYB करनी है, आपने NLP करने हैं, आपने उनको ट्रेनिंग करते। मैं कहता हूँ कि वो लोग इस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके चलते, बहुत आगे, बहुत ग्रो करते। बट वहीं पे वही बात आ जाती है कि जब सोच ही इंसान की चेंज हो जाती है, जब कोई अपनी रूट्स के साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो फ्रूट कहाँ से आ जाएंगे? रूट से तो फ्रूट्स आते हैं ना, तो फ्रूट कहाँ से आएंगे? तो विदाउट रूट्स एक्सपेक्ट मत करो कि फ्रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी इसका सॉर्ट आउट क्या था कि अगर हमने को-कमर्स कर भी लिया, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि को-कमर्स में जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब जैसे आज कंपनी की एनिवर्सरी है, जब कंपनी आज से 9 साल पहले जब ये स्टार्ट हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी की इंटेंशन कभी लोगों के सामने ये रही होगी कि आने वाले टाइम में हम को-कमर्स में चेंज होंगे। मुझे नहीं कभी लगता है कि जब ये बिज़नेस का स्टार्टअप किया गया होगा तो तब ये थिंकिंग बनाई गई होगी कि आने वाले टाइम में हम अपनी कम्युनिटी को ख़त्म करके फिर हम एक को-कमर्स में चले जाएंगे। तो ये सेंस मेरे को नहीं समझ में आई कि 6 महीने के अंदर आपको ऐसा क्या हो गया कि आपने पूरी कम्युनिटी को एक साइड रख के अपनी ही चीज़ों को प्लान कर लिया और बोल दिया कि वो लोग एथिकली नहीं थे, वो लोग ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो छोड़ क्यों गए। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, वन टाइम सामने आके इस बात पे बोलना चाहिए कि लिटरली बहुत सारे लोग, ये भी ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है। जैसे उनका मानना ये है कि आपको क्या लेना है वेंडर प्रोडक्ट से, आप अपने असॉर्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करो ना, इन हाउस ब्रांड्स को सेल करो, उन पे AP ज़्यादा है, जिन पे AP ज़्यादा हैं जिस प्रोडक्ट्स पे, उनको ही सेल करना है हमने। बाकी तो सोशल सेलिंग है, कोई लेता नहीं लेता है। तो मैं अगर कोई L&D टीम से या फिर वहाँ की कोई टीम मेरे को सुन पा रही है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब किया गया। वो उनको पता था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, तो वो हर बार मेरे साथ कनेक्टेड थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग वेंडर्स प्रोडक्ट्स के साथ आपको ऐसा लगता है कि हमारे लोग सिर्फ को-कमर्स में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो आज भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो आज भी इन हाउस ब्रांड्स की ही बात करते हैं, वो आज भी ये चेक करते हैं AP किस पे ज़्यादा है, उसी प्रोडक्ट्स को सेल करने के बारे में बोलते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा बेटर जान सकते हो, आप एक बार अपना सेल ग्राफ निकालो, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इन हाउस ब्रांड ज़्यादा बिकते हैं। तो रीज़न बिहाइंड उसका यही है क्योंकि लोग आज भी, उनको लगता है दिस इज़ डायरेक्ट सेलिंग, वो डायरेक्ट सेलिंग तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हो को-कमर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग डायरेक्ट सेलिंग तरीके से कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या था कि को-कमर्स अगर ले भी आए तो को-कमर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो 2017 में जब शॉर्ट आने वाला था, मैंने तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में जा के इसके बारे में बोला कि अब हमारे पास 2 वेज होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, हम 2 तरीके से कमाएंगे। तो ये बहुत अच्छा होता, मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ साथ में कि हम ऐसा करते कि जैसे असॉर्ट और DSR असॉर्ट अलग अलग था, असॉर्ट को असॉर्ट ही रहने देते, उसमें को-कमर्स डाल देते जिसमें वेंडर्स प्रोडक्ट होते, फिर आप प्रोडक्ट्स के MRP के अकॉर्डिंग अपने AP सेट करते, फिर L&D टीम रखते उन चीज़ों के लिए, सेल्स स्ट्रेटजीज जो अभी भी करते हैं कि आपको 11 लकी विनर्स होंगे, 11 से लेके 11 बजे तक की सेल होगी, फिर ये फ्राइडे आ गया, ये दिवाली आ गई, ये L&D टीम को वहाँ काम करने देते। दूसरे साइड आप DSR शॉर्ट को वैसे रहने देते, जैसे कि डायरेक्ट सेल्स हो रही थी उनको वैसे रहने देते। प्रोडक्ट अपने जो इन हाउस ब्रांड थे उनका जैसे पहले 65% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वैल्यू सेम रहने देते, सेम कैलकुलेशन रहने देते, सेम 65% जैसे चल रही थी वैसे ही रहने देते। इन हाउस प्रोडक्ट्स को और इंट्रोड्यूस कर लेते। अगर आपको लगता था कि लोगों को डेली नीड्स प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे हमें इन प्रोडक्ट्स पे ले आना चाहिए था। इसके साथ साथ यहाँ पे L&D टीम की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़नी थी। आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाने थे, आपको इन लैक्स में जो थी क्या बोलते हैं सैलरीज थी वो पे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो आप A शॉर्ट और DSR शॉर्ट को अलग अलग रखते तो लोग इतने एक्साइटेड होकर इस बिज़नेस को करते
क्योंकि उनको ये लगता कि अब दो तरीके का बिजनेस है। जो लोग डायरेक्ट सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे हम उनको को कॉमर्स में ले आएंगे, और जो को कॉमर्स से हमारा कस्टमर बनेगा उसको हम डायरेक्ट सेल्स में ले आएंगे। तो दे डूइंग माइंड गेम्स। अभी भी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ है कि सीनियर वहाँ पे को फाउंडर जो हैं वो लाइव आ गए हैं। तो अभी कुछ लोग जिन्होंने जो जाना चाहते हैं वो जाएं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये दिस इज़ द फैक्ट्स। अगर इनको हमने ठीक कर लिया तो आज भी हमारी जो कम्युनिटी आना चाहती है इस बिज़नेस में, दे कैन ग्रो। तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लो कि एसॉर्ट और डी एसॉर्ट को अगर अलग अलग रखते तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, और आज लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। मैंने एक चीज़ बोला है कि यहाँ पे कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास उनका सेफ फ्यूचर नहीं है। जितने लोग भी अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, इनके साथ अगर आपके पास कोई सेकंड फ़ोन है तो जल्दी से गूगल चेक करिए, असॉर्ट पे जाइए, असॉर्ट के वहाँ पे पॉलिसी पे जाइए, पॉलिसी पे जाके वहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट सेलर कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में 16 नंबर पेज जो पॉइंट है उसको प्लीज़ रीड आउट कीजिए। वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है, वहाँ पे इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि कंपनी के पास ये राइट्स हैं कि वो कभी भी किसी भी कैलकुलेशंस को, किसी भी बिजनेस पॉलिसीज को, किसी भी टर्म एंड कंडीशंस को एनी टाइम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ये राइट उनके पास रिजर्व्ड हैं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि योर फ्यूचर इज सेफ? मैं कहता हूं कि ये कब से कब कैलकुलेशन, जैसे पहले इतने सारे चेंजेस आए, ये कैलकुलेशन फिर से कब चेंज हो जाए, देयर इज नो एनी आइडिया। अभी जाओ गूगल अपना असॉर्ट को लॉगिन करो, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे असॉर्ट साइट पे जाओ, पॉलिसी पे जाओ, डायरेक्ट सेलर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके 16 नंबर जो आपका टॉपिक है उसको रीड आउट करो। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि कंपनी अपने पास राइट्स रखती है कि वो कभी भी ऐसे चेंजेस दोबारा से कर सकती। तो गाइस थिंक अबाउट इट कि कल को अगर जैसे अमेजोन क्या करता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल जनरेट करता है तो उसने एक फिक्स कर दिया है, मान लो जैसे कि तुम कितना भी प्रोडक्ट सेल करो 1 लाख से ज़्यादा तुम विड्रॉज नहीं ले सकते हो। तो हो सकता है कि कल को जब हमारे लोग ऐसे ही प्रमोट करने लग जाएंगे, सेल्स बढ़ जाएंगी, तो कंपनी ये राइट रखती है कि किसी भी टाइम पे मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं। तो कल को आप फिर से ये कंपनी को जाके नहीं बोल सकते हो कि हमने ये किया था, हमने इस तरीके से किया था और हमारे साथ ये हो रहा है। आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि कंपनी ये राइट रखती है अपने पास, ठीक है। तो ये आप लोग रीड आउट कर सकते हो। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है जो लोगों को आज तक नहीं पता थी। तो ये यहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि फ्यूचर इज़ नॉट सेफ एट ऑल। तो आपको इन चीज़ों को देखना होगा ताकि आप अपने सेफ साइड रहें। जो लोग आज आपके साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कल को वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, जो नए नए लोग अभी आए हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो जाएं कि कल को क्या होगा, फ्यूचर के बारे में क्या बात होगी। तो फ्यूचर आपका यहाँ डिसाइड करता है कि कंपनी के पास राइट है वो कभी भी अपनी कैलकुलेशंस को, अपनी स्कीम्स को, अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप को कभी भी कहीं किसी भी लेवल पे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो कितनी बार मेरी हंसी निकल जाती है कि आप ऐसी चीज़ें क्यों शेयर करते हो। एक ऐसा जरूरी पार्ट इस एसॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिना एसॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस, मैं कम्युनिटी से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सपोर्ट का। और जब एसॉर्ट को जरूरत हुई है कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, और कम्युनिटी के लिए तो एसॉर्ट हमेशा खड़ा ही है। इस पर्सन का मानना है कि कम्युनिटी ये मेन पार्ट है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशंस का। जब डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत, जब एसॉर्ट को ज़रूरत पड़ी है तो लोगों ने अपना 100% दिया। मैं पहले बोल रहा हूँ हमारे लोग जो है ना बहुत बोले हैं, ये दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं, ये इमोशनली अटैच होकर काम करते हैं। बट वहीं पे जो कंपनी है वो दिल नहीं, वो दिमाग से काम करती है। उसको सिर्फ सेल्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए उसने राइट भी रिजर्व कर लिए हैं। उनके पास ये राइट हैं कि आप कल को, ये सिर्फ दिखावा है। मुझे इन चीज़ों से बहुत चिढ़ मचती है। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं। अगेन दोबारा से सुनो ये क्या बोला जा रहा है और इस सेलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दोबारा से सुनो। एक ऐसा जरूरी पार्ट इस एसॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिना एसॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस, मैं कम्युनिटी से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है सपोर्ट का। और जब एसॉर्ट को जरूरत हुई है कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, और कम्युनिटी के लिए तो एसॉर्ट हमेशा खड़ा ही है। सो गाइस, ये थी वो
ये शॉर्ट कहाँ खड़ा है? शॉर्ट तो सारे अपने जितने भी राइट्स हैं वो लेके बैठा है। कम्युनिटी के लिए खड़े होने की बातें बोलने से नहीं होगी। जब भी आप कभी भी ऐसी चीज़ें करते हो, सिर्फ यही नहीं, मैं आगे ये आपको दिखाना चाहता हूँ कम्युनिटी कैसे आप बोल सकते हो कि आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो। यहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास कोई रेफरल कोड नहीं है, अगर हम प्योर